सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही सफलता का एकमात्र जरिया हो सकता है, और ये मानना है हमारी आज की महिला सांसद का। नमस्कार, लोकसभा टीवी की खास प्रस्तुति मैडम एमपी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप 1999 में पहली बार सांसद बनी थी सवाई माधोपुर राजस्थान सीट से, और 17वीं लोकसभा में आप दौसा राजस्थान से एक बार फिर जीत कर आई हैं 2019 में। हम बात कर रहे हैं जसकौर मीणा जी की। जसकौर मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मैडम एमपी में। धन्यवाद आपको। जसकौर जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले देख लेते हैं राजनीतिक सफर पर उनके बारे में हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट में। सौम्य शालीन स्वभाव की धनी और कुशलता से परिपूर्ण, ये विशेषताएं हैं राजस्थान के दौसा संसदीय सीट से सांसद जसकौर मीणा की। 72 साल की जसकौर मीणा दूसरी बार सांसद बनी। 17वीं लोकसभा में निर्वाचित सीट जीतने के बाद उनकी संसद में 15 साल बाद वापसी हुई। 3 मई 1947 को जन्मी जसकौर ने राजस्थान विश्वविद्यालय से MA और BEd किया है। कृषि और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में विशेषज्ञ जसकौर मीणा अपने समुदाय की पहली साक्षर महिला नेता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम काम कर चुकी जसकौर मीणा सवाई माधोपुर जिले की शिक्षा अधिकारी भी रह चुकी हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर। साल 1999 में 13वीं लोकसभा में राजस्थान की सवाई माधोपुर सीट से आप पहली बार सांसद निर्वाचित हुई। साल 1999 से 2003 तक मानव संसाधन विकास समिति की सदस्य रहीं। इसी दौरान आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति की सदस्य भी रहीं। साथ ही परामर्शदात्री समिति रेल मंत्रालय की भी आप सदस्य रहीं। साल 2003 से 2004 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री रहीं। जसकौर बीजेपी के केंद्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहीं। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पदभार संभाला। सक्रिय राजनीति में नहीं रहते हुए भी जसकौर मीणा लगातार सवाई माधोपुर और लालसोट क्षेत्र में जनजातीय युवाओं और बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए कार्य करती रहीं। आप दूसरी बार चुनकर आई हैं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझती हैं? एक 1999 था और एक 2019 है। कितना बड़ा चेंज है लोकतंत्र में, संसद में एक सांसद होने के तौर पर? बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अंतर के साथ विचारधाराओं का कोई अंतर नहीं है। लोकतंत्र जो है वो देश को आगे बढ़ाना, जन समुदाय की उन्नति करना, और मैं सोचती हूँ कि भारत को सर्वग्राह्य, सर्वसंपन्न और सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक सपना हर राजनीतिक व्यवस्था में होता है, हर विचारधारा में होता है। मेरे में भी वही है, और मैंने भी यही सोचा कि मैं क्यों ना एक गांव गलियारे में जन्म लेकर, छोटी सी जगह में जन्म लेकर, अनपढ़ किसान की माँ बाप की संतान होने के बाद जब मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना उन लोगों के लिए सोचूं। और मेरा हमेशा सोच यही रहता है कि मैं गाँव के गरीब, पिछड़े, दलित, जो आज बिल्कुल मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूँ। कभी कॉलेज नहीं पढ़ी, कभी सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे ये जगह मिली तो मुझे कुछ करने का मेरे मन में भाव है। और ये सही है कि जब तक हम भारत को जानेंगे नहीं, क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और 80% लोग जब गाँव में बसते हैं तो हम 20% से भारत की उन्नति नहीं कर सकते। उन 80% लोगों को हमको ऊपर उठाना है, जिनमें है मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, गांव के दुर्गम स्थल पर रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति, छोटे छोटे व्यापारी, और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो आज 70 साल के बाद भी हमको सुधारने की आवश्यकता है।
वर्तमान नेतृत्वकर्ता जो कल्पना जो जिस तरह से जिस विचारों को लेकर वो आए कि गांव किसान उन्नत होगा तो हमारा देश उन्नत होगा, मजदूर सक्षम होगा तो उन्नत होगा, गरीबी तभी हटेगी जब गांव में संसाधन पहुंचेंगे। और उन्हीं भावों से आज ये सरकार काम कर रही है। और मैं सोचती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 15 साल के गैप के बाद मुझे जब आने को मौका मिला तो लगता ऐसा है कि सफलता आती रहती है। जीवन एक समुद्र है, विजय पराजय या सुख दुख तो इसकी स्थितियाँ हैं। क्या बात। और स्थितियों को सागर कह देना, दुख में पछताना, ये निस्संदेह निरा पागलपन है। मैंने कभी नहीं सोचा, और जब आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ये सोच कर आई हूँ कि मुझे इस देश के गरीब के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ठीक बात। देश के गरीब के लिए आप इस दृढ़ निश्चय के साथ दूसरी बार संसद में आई हैं, लेकिन आप 2003 में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आप राज्य मंत्री थी। उस दौर के बारे में बताएं, और आज का जो कार्यकाल है, आज जो मंत्रिमंडल है, क्या आपको नरेंद्र मोदी की सरकार में जब आप आई हैं तो कितना बड़ा अंतर मानती हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की याद आज भी आपको आती है? ज़बरदस्त, दिल और दिमाग से निकलते नहीं हैं। सहज व्यक्तित्व के धनी, भारत के एक परम सपूत, लेकिन उनकी पहचान करने की जो दृष्टियाँ थी वो बड़ी गहरी थी। एक प्रोग्राम था महिला सशक्तिकरण का, और उस समय मैं सांसद थी, और महिला सशक्तिकरण के काम में जब मुझे करते हुए देखा तो उनके मन में ये बात आई, और एक मैंने शब्द बोल दिया था कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में। क्योंकि जब महिला को अवार्ड दिया जा रहा था तो वो महिला एक मेरे संसदीय क्षेत्र की श्रीमती सुश्री कमलाबाई जी थी, जिनको अवार्ड दिया था महिला दुर्गा वाहिनी का। तब मैंने कहा था कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कद्रदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। उस महिला को जब दिया, इस शेर को शब्दों को सुनने के बाद अटल जी ने मुझे इशारे से बुलाया, अच्छा शेर शायरी करती है। मैंने कहा सर आपने काम ही ऐसा किया है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन आपने देखा। तो आज ऐसे व्यक्तित्व को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने मेरी भी पहचान करी, एक दुर्गम गरीब घर की इंसान को, गरीब घर की बेटी को जब पहचान करके वहाँ, तो उसके 2 महीने बाद मुझे मंत्री बनाया गया। तब मुझे आश्चर्य हुआ। आपने ये भी बताया कि आप बहुत ही, जिस तरीके से आपका बचपन गुजरा है, बहुत कठिनाइयों से गुजरा है, और आप एक पहली फीमेल लिटरेट लीडर थी अपनी कम्युनिटी में। उसके बारे में बताना चाहें, क्योंकि आपने बीएड करा है और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है। तो जिस तरीके से आप कम्युनिटी में, क्योंकि ये दौसा जो सीट है वो अनुसूचित जनजाति की सीट है, रिजर्व आरक्षण की आरक्षित सीट है, लेकिन जिस तरीके से आप उभरी हैं एक पहली फीमेल लिटरेट लीडर के तौर पे अपनी कम्युनिटी पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? भावना जी, ये जो सीट है ये पहले जनरल थी, और सवाई माधोपुर उस समय जनजाति की सीट थी। वहाँ से पहला 99 में जब मुझे चुनाव लड़ाया गया तो ये सोचकर ही लड़ाया था। मैं वहाँ राजस्थान सरकार में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन में थी, और आप ये देखिए कि इत्तेफाक है कि मैं 67 में बेटी मेरी गोद में थी, मैंने बीए किया, और 69-70 में मैंने बीएड कर लिया दुखों में, और कॉलेज कभी गई नहीं, प्राइवेट एजुकेशन ली मैंने 10th के बाद। तो उस समय बीएड करते ही मुझे 3rd ग्रेड की जॉब मिल गया, और जॉब मिल गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जॉब मिल गया मुझे, मैं टीचर बन गई, और मैंने मनोयोग से ये काम किया। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि वो सफ़र जो है आज याद करती हूँ तो मुझे गर्व भी होता है, तो अंदर ही अंदर मेरा दिल हिल भी जाता है कि मैंने कैसे कर लिया उन मुसीबतों में, कैसे मैं वहाँ तक आ गई। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करूँ कि जिस समय हम ये सोच ही रहे थे कि अब मैं एग्ज़ाम दूँ आगे, तो मैंने कहा मैं RAS भी दूँ, लेकिन डर लगता था, कम्युनिटी में कोई पढ़ता नहीं था। मैं राजस्थान की पहली ग्रेजुएट हूँ, पहली बीएड हूँ, पहली 3rd ग्रेड टीचर हूँ। टीचर भी हमारे समाज में मीणाओं में कोई नहीं बनता था, कोई पढ़ता ही नहीं था। और आप ये देखिए, ये 1 नंबर मेरा मंत्री तक पहुँच गया, ये 1 नंबर मंत्री तक पहुँचा। बीजेपी की पहली एसटी की मैं महिला राजस्थान से चुनकर आई। उस समय भी मैंने पार्लियामेंट में 2 प्रथम सत्र निकाले, सीखा, समझा, सीनियर लोगों से पूछा कैसे मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, सब ने मुझे प्रेरित किया। उसी का परिणाम है कि मैं आज पुनः 15 साल के गैप के बाद आई। लेकिन ये जो 15 साल का गैप है ये मेरी अपनी गलतियों से नहीं था, ये मेरे अपने, मुझे जो ना चाहते थे। राजनीति है, राजनीति में तो कोई आगे बढ़ता है तो पीछे ही खींचते हैं उसको।
तो चाहे वो भी पार्टी, चाहे विद इन पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे अन्य, सब ने मुझे घेरा मार करके और दोबारा हरा दिया। ग्रीन हाउस बने, शेड नेट बने, तो 90% सब्सिडी वाली स्कीम्स को मैंने अडॉप्ट किया और आज मेरे सबरी कृषि फार्म नाम से मैंने उसको स्थापना की और आज उस पर ये सारे हाई टेक्निकल एजुकेशन कृषि के तरीके अपनाए हुए हैं। वहाँ मैंने ट्रेनिंग सेंटर खुद के खर्चे पे करके मेरे उस पूरे सवाई माधोपुर के किसानों को परंपरागत खेती से हटकर वो ज़्यादा आय कैसे अर्जित कर सकते हैं, ये 12 साल का प्रयास था मेरा। और उस प्रयास में मैंने लगभग 20,000 परिवारों को मोटिवेट किया और सवाई माधोपुर तहसील में आज 40 लाख पौधे अमरूद के हैं। वो उसका ट्रेनिंग सेंटर मेरा ही था, जहाँ एक भी पौधा नहीं था। पहले मैंने रोपा आंवला और अमरूद, आज सब दुनिया उसमें फलभूत। तो मुझे इतना संतुष्टि है कि जो अनुभव मैंने लिया, आज भी मैं भारत सरकार में साझीदार हूँ और एक सांसद की हैसियत से, तो मैंने कृषि मंत्रालय के साथ 3-4 बार संवाद कर लिया कि हमें यदि किसान की आय को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी किसान की 2 गुनी आय करना चाहते हैं, लेकिन मैं 10 गुनी आय करने के संकल्प को लेकर काम कर रही हूँ। और 2 गुनी ही नहीं, 10 गुनी होगी, लेकिन ट्रेडिशनल क्रॉप को, परंपरागत खेती को छोड़कर कम पानी की लागत की खेती हमको करनी होगी। वो मैं अभी भी कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जस कौर जी, आपका निरंतर प्रयास ही है और आपका अनुभव ही है जो 15 साल के बाद जनता ने आपके ऊपर एक बार फिर भरोसा जताया और आप फिर संसद लौटी हैं। लेकिन जिस तरीके से दौसा को देखा जाए, वो एक ट्राइबल बेल्ट है और राजस्थान का एक ट्रॉपिकल बेल्ट है, अनुसूचित जनजाति का एक ज़िला है। अगर इनके मुद्दों के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप काम कर रही हैं और आपके सामने चुनौती है? मेरे सामने, मैंने दौसा संसदीय क्षेत्र विगत 5 वर्षों से ये आरक्षित हुआ एसटी के लिए। मेरे से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का योग्य उम्मीदवार था और अभी मुझे जब बनाया तो मैंने पूरा जिला जब घूमा तो ये जिला आज बिल्कुल वीराना है, पानी की दृष्टि से बहुत अभावग्रस्त है। कोई हॉर्टिकल्चर का वहाँ काम नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर, कृषि में करने वाले अधिकारी कर्मचारी केवल खाना पूर्ति कर रहे थे। सबकी पहली मीटिंग ली और मीटिंग लेकर यही कहा कि 5 वर्ष में हम इस दौसा संसदीय क्षेत्र में ट्रेडिशनल क्रॉप जहाँ हो सकती है वहाँ करेंगे। इसके अलावा हमें उद्यानिकी पे आना पड़ेगा। वहाँ गुंजाइश है नींबू की, आंवले की और जो आजकल थाई एप्पल के नाम से बड़े बेर की उपज है। ये वो ज़मीन इतनी फर्टाइल है पूरी दौसा ज़िले की। पानी की कमी के कारण ही हम पिछड़ रहे हैं। पानी की व्यवस्था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2024 तक वो किसानों को राजस्थान के 14-15 जिलों में बहता हुआ जल देंगे। हमारी ईस्टर्न चंबल कैनाल परियोजना है, वो लंबित है, आई हुई है, सर्वे हो चुका है और उसमें लगभग हमारा 17 जिले, थोड़े ना बहुत, पेयजल और 13 जिले कृषि के लिए जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है और उससे पहले मैं इसी साल से उद्यानिकी और हॉर्टिकल्चर सेंटरों से मिलकर और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से मिलकर मैं वहाँ नर्सरी का प्रावधान करूँगी ताकि उस क्षेत्र में उपज होने वाली फलोद्यान की नर्सरी लगे ताकि किसानों को वहाँ पौधा मिले। कृषि के क्षेत्र में तो आप बहुत काम कर ही रही हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप बेटियों को शिक्षा देने के क्षेत्र में भी कई सालों से काम कर रही हैं। आपने एक संगठन भी बनाया, एक संस्थान भी आपका, उसके बारे में अगर हम आपसे विस्तृत में जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? भावना जी, वो मेरी आत्मा का सपना था, क्योंकि जब मेरे अनपढ़ पिता ने मुझे 5वीं पास करा दी तो इसलिए कराई थी कि चिट्ठी पत्री लिख लेगी, ससुराल से हमें खबर दे दिया करेगी। उस भावना से जब शुरू किया पौधा, आज इतना बड़ा हुआ, तो मेरे भी 30 साल पहले दिमाग में आई कि जब मैं इतनी बन गई तो मैं कम से कम 100-200 बच्चियों को तो लाभान्वित करूं। तो मैंने मार्च 90 में ये जनजाति महिला विकास संस्थान बनाया जिसको अब 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि आज उसमें 1667 लड़कियां अध्ययनरत हैं और वो लड़कियां हैं जिनको ज़िंदगी में कभी भी एजुकेशन का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मैं किसान की बेटी को लेती हूँ, गांव की लड़की को लेती हूँ, मजदूर की बेटी को लेती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण है का पुजारी का परिवार है, उसकी बेटी कहाँ जाएगी? एक बनिए का परिवार है, वो कहाँ जाएगी? तो इस तरह से मैंने ये एक कुनबा जोड़ा और ये मेरा जिस तरह से मैंने सोचा नहीं था उतनी सफलता मुझे मिली। पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने गाँव वालों से कहा 11 किलो अनाज दे दो मुझे साल में एक बार। आपके गाँव में ट्रैक्टर है, आप एक बार साल में एक ट्रैक्टर से बजरी डाल दो, पत्थर डाल दो। एक कर्मचारी से मैंने बात की कि 1 दिन की कमाई दे दे, तो मुझे किसी ने मना नहीं किया
और मैं आपको आज हर्ष के साथ बताना चाहती हूँ कि 97 में मैंने 26 लाख रुपया काइंड के रूप में कलेक्शन कराया और जिससे वो भवन बनाया। उस भवन में आज बच्चियाँ उसी समय से पढ़ रही हैं। 13 बच्चियों से शुरू होकर जब मैं 1667 बच्चियों तक जाती हूँ तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का मूर्त रूप 25 साल से देकर आज हर्षित हूँ, प्रसन्न हूँ और मेरी ज़िंदगी का सपना पूरा हो चुका है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपने महिलाओं की क्योंकि आप एक लेखिका भी हैं जस कौर जी, और आपने महिलाओं पर एक किताब भी लिखी है उनके उत्थान को लेकर, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। साथ ही आप कविताएं भी लिखती हैं। वो लिखी थी मैंने महिला के बढ़ते चरण, और महिला के बढ़ते चरण इसलिए लिखी कि बाकायदा मैंने महिलाओं को इकट्ठा किया, 10-10, 12-12 के ग्रुप बनाए, किसी को चौक बनाना सिखाया, किसी को मोमबत्ती बनाना सिखाया और यहाँ तक कि मैंने कारीगरी भी सिखाई। पार्वती नाम की महिला आज कारीगर है और उसको मैंने उस संस्थान में मैंने प्लास्टर करना सीख, ईंट पे ईंट रख के चुनाई करना सीख। एक द्वाकरा योजना के अंतर्गत इस तरह के काम आए थे राजस्थान में, तो उससे जोड़ते हुए उन महिलाओं को आज भी वो महिलाओं का 47 महिलाओं का 3 ग्रुप मेरे पास है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपने आप की मदद करती हैं। आज तो उनके 8-8, 9-9 लाख का बजट है उनके पास, वो लेन देन भी करती हैं। अभी मैंने खुद ने सोचा है कि धीरे धीरे भारत सरकार की योजनाओं से अब पुनः जोड़ूंगी। लेकिन दुर्भाग्य मेरा क्या था कि जब मैं 99 से 4 तक अटल जी के राज में रही तो मैंने बहुत काम किया और आगे के सपने देख लिए कि आगे और बढ़ाऊंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीतिक घटना चक्र, मेरे सीधा स्वभाव है, गुंडागिर्दी आती नहीं, दलाली आती नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल स्वच्छ सेवा की राजनीति करती हूँ। उस सेवा की राजनीति मेरी उस समय घेरे में आ गई, कुछ मंचलों के और कुछ जिनको सुहाया नहीं, प्रगति सुहाती नहीं। आपको लगता है ऐसा जस कौर जी की महिलाओं के लिए राजनीति करना उतना आसान नहीं है जितना पुरुषों के लिए है? बहुत सही बात कही आपने। महिला स्वच्छता से चलती है, ईमान धर्म से चलती है, सेवा भाव लेके चलती है। पुरुष लोग अपने पेट पालन के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, अधिकांश, सबको नहीं कहूँगी, देवता भी हैं लेकिन दानव भी हैं। तो दानवों से घिर गई थी। अब दानवों से घिर के कारण उस समय यदि ईवीएम मशीन होती तो मैं कभी नहीं हारती। वोट छाप लिए लोगों ने। जस कौर जी, भी वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे और जस कौर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति से परे उनकी किस में रुचि है, क्योंकि वो एक लेखिका भी हैं और साथ ही राजस्थानी संगीत में उनका बहुत शौक है। तो वो पहलुओं को भी खंगालने की कोशिश करेंगे, उन पहलुओं को भी एक एक परत करके खोलने की कोशिश करेंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैडम एमपी और आज हमारे साथ बहुत ही खास महिला सांसद मौजूद हैं। आप 1999 में पहली बार सांसद बनी थी सवाई माधोपुर सीट से, जो कि राजस्थान में है, और 2019 में 15 सालों के बाद आपकी दूसरी बार वापसी हुई है संसद में। और आज हमारे साथ जस कौर मीना जी मौजूद हैं, जो दौसा राजस्थान से दूसरी बार जीत कर आई हैं 17वीं लोकसभा में। इससे पहले कि हम उनसे चर्चा की शुरुआत करें दूसरे सेगमेंट में, हम जान लेते हैं कि जस कौर मीना जी की राजनीति से परे और क्या-क्या रुचियां हैं। राजनीति से परे जस कौर मीना समाज सेवा से जुड़े कई कार्य करती रहती हैं। इसी क्रम में जस कौर ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजाति महिला विकास संस्थान की स्थापना भी की। इस पहल के तहत करीब 1100 छात्राएं अध्ययनरत हैं। आपने कृषि क्षेत्र के भी विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। आप आधुनिक तकनीक से कृषि को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किसान भी घोषित की गई हैं। जस कौर मीना को लेखन में भी बहुत रुचि है। अब तक वो 4 किताबें लिख चुकी हैं। इनमें समय की रेत कविता संग्रह, गीत संग्रह, राजस्थानी लोकगीतों का संग्रह और महिला के बढ़ते चरण प्रमुख हैं। जस कौर जी, राजनीतिक सफर के बारे में तो हमने आपसे जान लिया, लेकिन राजनीति से परे हमें मालूम है कि आप एक शिक्षाविद भी हैं, आप एक किसान भी हैं, साथ ही आप एक बेहतरीन लेखिका भी हैं। आपने कई किताबें लिखी हैं जिसमें राजस्थान के फोक सॉन्ग हों या फिर महिलाओं के उत्थान के बारे में कविता संग्रह हो, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए,
महिला के बढ़ते चरण, उन पिछड़ी हुई और पर्दे के पीछे काम करने वाली उन महिलाओं को, प्रतिभा वाली सक्षम महिलाओं की मैंने कुछ पहचान करी थी, तो उनको कुछ काम सिखाए थे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे मन में था कि कहीं हमारी मीणा जाति की जो गीत है, बोली चाली है, संस्कृति है, त्यौहार मनाने का तरीका है, कहीं ये भूल ना जाएं। तो मेरे मन में आया कि मैंने इनको लिपिबद्ध करूं, तो कुछ गीतों को लिपिबद्ध किया। जैसे बन्ना बन्नी के गीत हैं, घोड़ी बन्ना गाते हैं जिसके, और इसी तरह से देवी देवताओं के गीत हैं, इसी तरह से उमंग भरे गीत हैं जो हमारे गीत उसमें उल्लास में महिलाएं गाती हैं मांगलिक कामों पे। तो उन गीतों का थोड़ा संकलन करके और प्रिंट करा के मैंने रखा। अगर हम उन गीतों का कुछ अंश आपसे सुनना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि आपकी माँ भी आपको ऐसे गीत संगीत सुनाती थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आपने ये संग्रह भी लिखा है। हाँ, वो अनपढ़ होते हुए बहुत अच्छे गीत गाती थी और बड़े ऊंचे स्वर में गाती थी। उतने ऊंचे स्वर तो आज हम नहीं मेंटेन कर पाए, लेकिन मैं ज़रूर आपको सुनाऊं। मैं भगवान का ही सुनाती हूँ। चलो, वो गाती थी जब कि सात समंदर पार बांदरो लंका में धायो, सात समंदर पार बांदरो लंका में धायो, मोंडो मत मोड़े सीता जी भेजो राम को आयो, भेजो राम को आयो। ऐसे दोहे लगा लगा के गीतों को बढ़ाते थे। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि पर्यटन के लिहाज से दौसा राजस्थान जो संसदीय क्षेत्र है बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, बहुत ही पर्यटन स्थल है यहाँ पे। रणथंभौर भी यहीं आता है, आप जहाँ रहती हैं वो भी रणथंभौर ही है। टाइगर सफारी यहाँ लोग करने पर्यटक बहुत आते हैं। तो पर्यटन के लिहाज से आप किस तरीके से बढ़ावा देंगी? देखिए, मैं तो 14 जून 87 से पर्यटन के साथ जुड़ी हुई हूँ। रणथंभौर सवाई माधोपुर जब पर्यटन का ये बात चली, टाइगर प्रोजेक्ट की जब सुर्खियों में आया, तो 14 जून 87 को 8 कमरों का छोटा सा होटल बनाया मैंने। और लोगों ने ये कहा, अरे झूठे बर्तन मांजेगी, क्या काम कर रही है, अपने शिक्षा के साथ साथ एक काम। आज मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि वहाँ 250 होटल हैं और टाइगर ही नहीं, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है। गाँव के मांडू ने क्या कला देखते हैं गाँव की, गांव और 21-22 पॉइंट ऐसे हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ही उत्तम है। देसी विदेशी पर्यटक आते हैं और अब तो भीड़ है। लेकिन मैंने जब दौसा संसदीय क्षेत्र को घूमा तो चांद बावड़ी मानी हुई, जिस बावड़ी के नाम से पूरे विश्व के रिकॉर्ड में है वो, और मानगढ़ का मानगढ़, अब अजबगढ़, और जिसको भूतों का किला कहते थे भानगढ़ को, भानगढ़। आप ये देखिए, आज उसको देखने के बाद आज भी लगता है कि वो उसकी सफाई कौन करता है, साफ सुथरा एकदम। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए, वहाँ की वैभवता को ऊपर उठाने के लिए मैं काम करूँगी। ठीक। जसका और मीना जी की 2 बेटियां हैं और उन 2 बेटियां जो रहती हैं वो दौसा राजस्थान में रहती हैं। उन्होंने अपनी माँ के लिए एक संदेश भेजा है, आइए सुन लेते हैं। बेटियों की विरासत उनकी माँ से मिले हुए संस्कार होते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ जो एक सफल किसान, सफल शिक्षिका, सफल उद्यमी, सफल समाज सेविका और सफल राजनेता हैं। मेरी नज़र में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक साक्षात जीता जागता उदाहरण है। मेरी ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि मैं उनके हर सपने को पूरा करने में यथासंभव उनका सहयोग कर सकूं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल सकूं। बस यही मेरी कामना है। मैं माँ के लिए एक ही बात कह सकती हूँ, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ तुझे सलाम। अपनी माँ के संबंध में अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संसार का संभवतः सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ ये आवश्यक है कि मैं ये बताऊँ कि हमारी माँ से हमने जो सीखा उसमें सामर्थ्य होना, तो हर माँ सामर्थ्यवान होती है, लेकिन उनसे हमने परिश्रमी होना और साहसी होना सीखा। उनके जैसी साहसी महिला मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी पूरी जीवन यात्रा कुंठाओं से बहुत दूर साहस की और प्रेरणा की एक कथा की तरह है। मुझे कभी कभी लगता है जैसे एक बूंद से मोती बनने की जो यात्रा होती है वही उनकी है। उनको देखकर हमेशा हरिऔध की वो रचना याद आती है, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ बढ़ी।
चल पड़ी उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जसकौर जी, कार्यक्रम को समाप्त करें इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपने 2 किताबें और लिखी हैं, इन्हें भी जानिए और समय की रेत, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि समय की रेत का क्या मतलब है। समय की रेत का है कि इस रेत पर जिसने पांव अपने रोप दिए और वो पांव इस तरह से कर्म क्षेत्र के पांव अमिट हों, उस भाव से मैंने उसको लिखा था। और मैं आपको 2 शब्द सुनाना चाहती हूँ कि उसमें उन्हीं में से कि मेरा जीवन तेरी लीला एक नूर बन गया, जो लिखा था धूल में वो फूल बन गया, मेरा जीवन तेरी लीला एक नूर बन गया। बढ़ते कदमों ने पुकारा, बढ़ते कदमों ने पुकारा, सारा है तेरा जहां, सारा है तेरा जहां। कभी गिराता कभी उठाता, कभी गिराता कभी उठाता, कभी हंसाता चला, कभी हंसाता चला। बहुत खूब जसकौर मीना जी। मैडम एमपी में भागीदारी देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। महिलाओं के लिए कहीं प्रेरणा बने। बिल्कुल, महिलाओं के लिए ज़रूर प्रेरणा बनेंगी और जसकौर मीना जी अपने आप में ही एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है और आने वाला जो उनका 5 साल का जो टेन्योर है वो सफलतापूर्वक रहे, इसी की शुभकामनाओं के साथ मैडम एमपी में हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।